नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर की हेडिंग है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये कॉन्टिन्यूटी में है जो पिछले चैप्टर में जहां पर हमने चीज़ों को छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग चीज़ों को बढ़ाएंगे। और हमारा पहला टॉपिक क्या है? बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि इमरजेंसी क्या चीज़ है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि जो करंट वीडियो है हमारा, ये केवल एक भूमिका बांधेगा कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगी। अगले वीडियो में हम लोग इमरजेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी क्या थी और उसके क्या प्रोविजंस थे। इमरजेंसी का मतलब है कि हमारा देश, एक लाइन में अगर मैं बात करूं, इमरजेंसी का मतलब है कि हमारा देश पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप हो चुका था। आज की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डिक्टेटोरियल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप है, जहां पर राजा ने जो कह दिया वही सच माना जाता है। आप उसके खिलाफ नहीं बात कर सकते, उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। ऐसी तमाम चीजें बंद कर दी जाती हैं। न्यूज़पेपर वो छापते हैं जो राजा चाहेगा, कॉलमिस्ट वो लिखेंगे जो राजा या सरकार चाहेगी, और जो भी फैसले सरकार ने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, चाहे लोगों का कितना भी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो, कितना भी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हो, कितनी भी हड़ताल हो, सरकार या फिर राजा अपनी मर्जी पूरी करके ही छोड़ता है। इसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन भारत में क्यों आन पड़ी थी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक और छोटी सी बात, वो ये कि हम लोगों ने पिछला जो वीडियो खत्म किया था उसके एंड तक आते आते हम लोग ये देख चुके थे कि इंदिरा गांधी का जो स्टेचर है वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा सम्मान, प्रेम मिलने लगा था भारत से। इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ती थी वो जीत जाती थी। इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी को 1969 में हराया, अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को 1971 के लोकसभा चुनाव में हराया। और इंदिरा गांधी ने इन सबको 1972 के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे उसमें भी हराया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से टक्कर लेते हुए पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंदिरा गांधी के टाइम में कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ और फूड ग्रेन सस्टेनेबिलिटी हमारे देश में आई। तो जिस वजह से बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्सेस को भी खत्म किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रीवी पर्सेस का मतलब क्या है कि जो राजघराने थे उनको जो एनुअल अलाउंसेस मिला करते थे वो इंदिरा गांधी ने खत्म किए। इस अलाउंसेस को खत्म करने में उनके साथ ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं थी, उनकी अपनी पार्टी के लोग खिलाफ थे, जुडिशरी उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रीवी पर्सेस को पूरा किया, अपने प्रॉमिस को पूरा किया। उन्होंने सोशल बैंकिंग स्टार्ट किया, लेकिन तब भी अगर बात नहीं बनी तो भारत के 14 बड़े बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। इसमें भी उनके खिलाफ केस फाइल हुए, लेकिन केसेस की परवाह ना करते हुए इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और उसने अल्टीमेटली बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया। तो इससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और ऐसा करते करते इंदिरा गांधी ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज फॉलो की जिसमें लोगों की नजर में उनका स्टेचर बढ़ता चला गया। अब ये इंसान की फितरत होती है कि जब उसका कद बढ़ता है उसमें घमंड आ जाता है, और एक समय कई बार ऐसा भी आता है कि उसे लगता है कि जो मेरे खिलाफ है वो गलत ही हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे में हमने पिछला वीडियो जब खत्म किया था तो मैंने आपको बताया था कि भगवान बन चुकी थी इंदिरा गांधी। तो जब भगवान बनता है तो लोगों की उम्मीदें बनती है, और जब उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो भगवान को नीचे भी लाया जाता है। ये होती है ट्रू डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भगवान, जिसको बनाया गया, जिसको कई लोगों ने भगवान मान लिया, जिसने खुद को भगवान मान लिया, उसने आखिरकार क्या करना शुरू किया और फिर किस तरीके से लोग उन्हें नीचे लेकर आए। जो ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ
आपकी बुक की है, आपकी बुक के एक पेज की है, और ये क्लियरली डिफाइन करती है बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। ये सभी नेता जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे नेता जो आपको दिख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी की पार्टी से हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये इंदिरा गांधी के साथ के लोग हैं। और यहाँ पर देश में चारों तरफ करप्शन फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, वायलेंस अपनी चरम पर है। इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हैं, इतना ज्यादा बुरा हाल इस देश के अंदर चल रहा है। और एक व्यक्ति जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, बिल्कुल शांत गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, हाथ में एक छोटी सी तख्ती लेकर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, और कह रहा है कि डेमोक्रेसी को प्लीज बचा लीजिए। और इनका ध्यान इस तरफ नहीं है, इनका ध्यान इस तरफ नहीं है, इनका ध्यान किस तरफ है? इनका ध्यान इस व्यक्ति पर है। और ये रहे हैं कि ये आदमी जो है, जो सेव डेमोक्रेसी बोल रहा है, ये एक्चुअली में डेमोक्रेसी को खा जाना चाहता है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक हैं, ये आदमी डेमोक्रेसी को खत्म करके केओस क्रिएट करना चाह रहा है। इन इन लोगों को अपना क्रिएटेड ये केओस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इनको ये नजर आ रहा है कि ये आदमी केओस क्रिएट कर रहा है, मेस क्रिएट कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ये आदमी देश नहीं चलने दे रहा है। ये आदमी कौन है? ये ये है देश के महान नेता जयप्रकाश नारायण, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है जेपी। और इस इमरजेंसी का अगर कोई दूसरा नाम है, तो वो इमरजेंसी के अगेंस्ट कोई अगर एक ताकत बड़ी स्ट्रांगली खड़ी हुई, तो वो थी द जेपी, द जयप्रकाश नारायण। तो कभी हीरो आता है ना, कोई अपनी अपनी फिल्मों में हीरो आता है, इंदिरा गांधी को हीरो बनाया, इस पर्टिकुलर वीडियो में हीरो जो है वो ये हैं, और इंदिरा गांधी एक तरीके से विलन बन जाती है। तो कहानी को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कहानी को केवल दिमाग से नहीं, दिल से सुनिएगा, आपको हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में और गहराई से पता चलेगा। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। इंदिरा गांधी इमर्ज्ड एज अ टॉवरिंग लीडर, इंदिरा गांधी इमर्ज्ड एज अ टॉवरिंग लीडर, ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी। जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, मुझे एक याद आया कि मैंने एक फोटो मिस कर दी है। मैंने आपके इस लेक्चर में एक फोटो मिस कर दी है, कृपया माफी, मुझे माफ करना। बट फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पर आपका चैप्टर शुरू होता है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उस पर्टिकुलर पेज की फोटो जो है वो मैं मिस कर चुका हूँ। उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है, जिसमें एक अखबार का पेज छपा हुआ है, और उस अखबार के पेज में एक कॉलम खाली पड़ा हुआ है, जगह है लेकिन कॉलम में कुछ लिखा नहीं हुआ, खाली जगह छोड़ रखी है। उस जमाने में इमरजेंसी के दौरान जब भारत की सरकार ने अखबार वालों को ये मना किया कि तुम ये लेख जो सरकार के अगेंस्ट है ये नहीं छापोगे, और प्रोटेस्ट किया कि ये लेख जो तुम छाप रहे हो ये गलत है, तुम ये लेख नहीं छापोगे, ये आर्टिकल सरकार के अगेंस्ट है, तुम नहीं छापोगे, तो न्यूज़पेपर वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने उतनी जगह छोड़ दी। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अखबार पूरा कवर करके पेज बचाया, उन्होंने उस आर्टिकल के लिए जगह बनाई और आर्टिकल को रिमूव कर दिया। ऐसा करने से लोगों में क्यूरियोसिटी आई, लोगों ने जानने की कोशिश की कि अरे ये जगह खाली क्यों है। तो फिर पता लगा कि जगह खाली इसलिए क्योंकि सरकार ने ये बोला कि यहाँ पर एक आर्टिकल जो छपना था सरकार ने छपने नहीं दिया। और फिर लोगों ने क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जाना कि वो आर्टिकल क्या था। तो जो आर्टिकल छाप कर शायद 10 लोग पढ़ पाते, बिना छापे वो हजारों तक पहुंचा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के टाइम में यूज किया करते थे। जब अंग्रेज लोग सेंसरशिप लगाया करते थे, तो हमारे अखबार जो हैं एडिटोरियल्स जब छपा करते थे तो उसमें जगह खाली छोड़ देते थे। और फिर क्या होता था, जब जगह खाली होती थी तो गाँव में जब पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठकर, बरगद के नीचे जब लोग बैठते थे, कोई एक गांव में पढ़ा लिखा होता था, वो अखबार पढ़ के सुनाता था, और फिर वो कहता था ये जगह खाली है।
तो गांव में से कोई आदमी खड़ा होता है, अरे मुझे पता है जगह खाली क्यों है, वो अंग्रेज हैं, उन्होंने ये वाला आर्टिकल छपने नहीं दिया। और फिर बाकी सारा अखबार एक तरफ, और जो आर्टिकल अखबार में नहीं छपा उसके ऊपर खूब चर्चा होती थी और सरकार का क्रिटिसिज्म होता था। और ये बड़ी बात है कि उसके अंदर सरकार का भरपूर क्रिटिसिज्म होता था और लोग उसे सच मानते थे। क्यों? क्योंकि सच होगा, तभी तो सरकार ने इसको छपने नहीं दिया। अगर झूठ होता तो सरकार को शायद कोई फर्क ही ना पड़ता। तो फिर वही बात देश की आजादी के बाद भी है, और हमारे करंट टाइम में भी ऐसा कई बार हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्री, एक, एक किसी डायरेक्टर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सरकार को उस डॉक्यूमेंट्री पर एतराज था, तो सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। उस न्यूज़ चैनल ने सुबह सुबह लिखा कि आज रात को 9 बजे वो डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की जाएगी। और सब लोग 9 बजे जब बैठे तो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी, और 1 घंटे तक जो न्यूज़ चैनल था, जो चैनल था उसके ऊपर वो उसकी टोटल स्क्रीन ब्लैंक थी। तो लोग क्यूरियस हुए, जानना चाहा उन्होंने कि उस डॉक्यूमेंट्री में क्या था, और डॉक्यूमेंट्री बिना दिखाए दुनिया भर तक पहुंच गई। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है सरकारों से लड़ने की। सीखते रहिए, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत काम आएंगी। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। इंदिरा गांधी इमर्ज्ड एज अ टॉवरिंग लीडर, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। उनकी ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई, पार्टीज के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और वहां पर हमारे देश में जो जो कंपटीशन था पार्टीज के बीच में वो बिटर हो गया और पोलराइज्ड हो गया। अब इसका मतलब समझिए, नेहरू के टाइम में आपसी प्रेम बहुत था पार्टीज के बीच में, ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में भी। जैसे कि नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में अपने विरोधी मिनिस्टर्स को, अपने विरोधी लोगों को, अपने विरोधी पार्टी के लोगों को जगह दी। लेकिन क्या ऐसा आज के टाइम में पॉसिबल है? नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम में पहली बार ऐसा होना शुरू हुआ कि ऑपोजिशन वालों से एक तरह से घृणा का का एटीट्यूड उनके प्रति रखा जाएगा, उनको अपना नहीं समझा जाएगा, उनसे इंटेंस कंपटीशन किया जाएगा। इस तरह का पर्सनल लेवल का भी मतभेद जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ, और चीजों में पोलराइजेशन होनी शुरू हो गई। आज की राजनीति में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ये पेन है, इसके इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है और इस तरफ व्यक्ति खड़ा है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अगेंस्ट है, और ये दोनों बीच में नहीं आना चाहते, ये दोनों एक विचारधारा बनाना ही नहीं चाहते। ये मान चुके हैं कि मैं इस आदमी से बिल्कुल अपोजिट हूं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी कोई तालमेल, किसी तरह का मेल जोल बढ़ा ही नहीं सकता, और हम दोनों मिलकर कोई एक बात नहीं कर सकते। मतलब आज के टाइम में अगर एक व्यक्ति कांग्रेस को बिलोंग करता है और एक व्यक्ति भाजपा को बिलोंग करता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दोनों आपस में किसी मैटर के ऊपर उनका जो है, उनका मतभेद खत्म हो सके, वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। नहीं, वो पोलराइज्ड ही रहेंगे। इस तरह की राजनीति अब से पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस जमाने में ऐसी राजनीति जो है होनी शुरू हो गई थी। टेंशंस इमर्ज बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे इसी वीडियो की लास्ट स्लाइड जो आएगी हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एक तरफ हमारे देश की सरकार थी जो धड़ाधड़ फैसले करती चली जा रही थी, प्रो पुअर पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार बीच में आ जाती थी और गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसलों को उन्होंने कैंसिल किया था। फॉर एग्जाम्पल, भारत में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, तो एक व्यक्ति श्री आरसी कूपर ने केस फाइल कर दिया, और जिसके अंदर बैंकों के फेवर में, आरसी कूपर के फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया, तो गवर्नमेंट की फजीहत हुई, गवर्नमेंट की इंसल्ट हुई कि आप गलत काम कर रहे थे। प्रीवी पर्सेस का मामला ले लीजिए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में फैसला सुनाया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की और जुडिशरी की तनातनी हो गई, आपस में मतभेद बहुत ज्यादा हो गया। और ये भी होने लग गया कि इंदिरा गांधी को लगने लगा कि जुडिशरी जो है ये भी ऑपोजिशन के साथ मिली हुई है, जो जजेस हैं
ये भी सरकार के फेवर के नहीं है या न्यूट्रल नहीं है, ये पूरे तरीके से ऑपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के बहुत सारे फैसलों को नकार दिया या पलट दिया। कांग्रेस फाउंड इट अगेंस्ट पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी। कांग्रेस का ये मानना था कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये मानना था कि जब हम लोगों को जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है तो जो भी फैसला हमने पार्लियामेंट में बैठकर कर लिया देश की भलाई के लिए, उसको कोई भी कोर्ट नकार कैसे सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी माइंडसेट जो है ना यूके के पार्लियामेंट का है। यूके की पार्लियामेंट जो है जहां से हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, यूके की पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून पास हो जाता है तो बहुत कम चांस है, लगभग ना के बराबर चांस है कि वहां की कोर्ट उसे दरकिनार कर सके। वहां पर यह माना जाता है कि पार्लियामेंट जो है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, इसलिए वो कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। कुछ वैसे ही सोच इंदिरा गांधी और उसकी सरकार की भी थी कि अगर कोई फैसला हमने कर दिया है तो ये सुप्रीम कोर्ट या ये हाई कोर्ट कौन होती है हमारे फैसले को पलटने वाली। इसलिए वो अपने फैसले को एनालाइज करने के बजाय वो जुडिशरी के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे। कांग्रेस फाउंड कोर्ट्स ऑब्स्टेकल इन प्रो पुअर पॉलिसीज। कांग्रेस का ये मानना था कि हम तो गरीबी हटा देंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या ये जो हमारी जुडिशरी है ये नहीं हटाने देगी। ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, उन्होंने गवर्नमेंट को ये ब्लेम किया कि आप चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनल ले रहे हो, आप गरीबी हटाओ के मामले में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जा रहे हो और ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो गलत बात है। आपने गरीबी हटानी है, प्रो पुअर पॉलिसीज लेकर आनी है, लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत तो लेकर आओ ना। जबरदस्ती रूल्स एंड रेगुलेशंस को दरकिनार करते हुए ये जो पॉलिसीज आप लेकर आ रहे हो ये पूरे तरीके से गलत है। कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था इंदिरा गांधी और ऑपोजिशन के बीच में डिवीजन होने का। जो स्प्लिट कांग्रेस में हुआ था जो हमने पिछली बार पढ़ा था, कांग्रेस के अंदर होने वाला जो स्प्लिट था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इंदिरा गांधी और उसके ऑपोजिशन के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। अगर हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो असली बात क्या सच में इमरजेंसी की जरूरत थी, प्रॉब्लम्स क्या थी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1966 से लेकर 1969 तक हमने प्लान हॉलीडे करा था। प्लान हॉलीडे, ये प्लान हॉलीडे क्यों करा था? मैंने एक लाइन यूज की थी, जब कल का पता ना हो तो 5 साल का प्लान कैसे बनाओगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी। क्या वो कंडीशन केवल गरीबी हटाओ का नारा लगा देने से ठीक हो सकती है? जवाब है नहीं, ना तो ठीक हो सकती है और ना ही ठीक हुई थी। तो 1971 में गरीबी हटाओ स्लोगन तो दिया था लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं हुई थी, बल्कि और खराब होती चली जा रही थी। इकोनॉमिक कंडीशंस भारत की और भारत के लोगों की जो है वो काफी खराब हो गई थी। पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 के अंदर, और दूसरा बांग्लादेश का रिफ्यूजी क्राइसिस। बांग्लादेश से लगभग 80 लाख लोग भाग के बाहर भारत आए और रिफ्यूजी बने। उन रिफ्यूजियों के रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना, इसका प्रबंध भारत सरकार ने किया। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के वो भारत आए और उनके भी खाने पीने का हम लोगों ने इंतजाम किया, उनके रहने का इंतजाम किया। ये चीजें हालांकि छोटी हैं लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है हमारी ऑलरेडी वीक अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इस वजह से भारत की जो इकोनॉमिक दिक्कतें हैं वो इन वॉर्स की वजह से, इन रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से वो बढ़ गई। फिर उसके बाद 1965 का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, यहाँ पर इन दोनों लड़ाइयों की बात की जा रही है। दूसरा, 1965 की वॉर के बाद यूएस हमसे नाराज हुआ
उसने जो PL 480 एड हमें देता है वो उसने देनी बंद कर दी थी। और भी बहुत सारी चीजें जो यूएस की तरफ से हमारे को मिलती थी, अलॉट होती थी, या हमारे को किसी प्रकार की कोई सब्सिडी इंटरनेशनल फ्रंट पर मिलती थी, वो सारी सब्सिडीज को उसने बंद करवा दिया था। 1973 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था, जिसको हम लोग ऑयल एम्बार्गो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल एम्बार्गो। 1973 1973 का ऑयल एम्बार्गो केवल हिंदुस्तान के लिए दिक्कत नहीं थी, अमेरिका की भी कमर टूट गई थी। अमेरिका हमला करना चाहता था सऊदी अरब के ऊपर, लेकिन हमला करने के लिए उसे ईंधन की जरूरत थी, उसके पास वो ईंधन ही नहीं था। आप यकीन मानिए 1973 के अंदर अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया था, और उसे ना चाहते हुए भी सऊदी अरब के साथ संधि करनी पड़ी थी। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच में जो असर हुआ था वो ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो कच्चे तेल का रेट है वो कई गुना बढ़ गया, और भारत अपनी जरूरत का लगभग लगभग सारा मेजॉरिटी ऑफ कच्चा तेल जो है भारत इन्हीं कंट्रीज से मंगवाता था। तो वैसे ही जेब में पैसा बड़ा कम था, ऊपर से गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का खर्चा 4 गुना हो गया। तो जिस वजह से भारत को एक भारी समस्या का सामना करना पड़ा। इस वजह से भारत में प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए 1973 में। फूड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस और फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हमारे देश में आ गई, हाई इन्फ्लेशन थी हमारे देश में, जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, और क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो भी ऐसा था, उस वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी एकदम से डाउन हुई, जिस वजह से बहुत भारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन हाई हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुई, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंच गई। तो ये समस्याएं भारत को फेस करनी पड़ी। एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट के जो मर्जी आप एरिया को उठा लो, चाहे आप डेफिसिट्स की बात कर लो, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, स्लाइडिंग रूपी, एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एरा। उस जमाने में ये सारी की सारी चीजें जो है सडनली एकदम से प्रॉब्लमैटिक हो गई इंदिरा गांधी सरकार के लिए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1972 और 73 का जो मॉनसून है वो भी फेल हो गया, तो जो बची खुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई हमारी अर्थव्यवस्था में कि गवर्नमेंट को सैलरियां, गवर्नमेंट के पास, हमारे देश की सरकार के पास एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरीज भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, सैलरीज देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो एम्प्लॉयज जो थे वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए, एम्प्लॉयज बहुत डिससेटिस्फाइड हुए, उनको गुस्सा आने लगा सरकार के ऊपर, और जनरल डिससेटिस्फैक्शन विद प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। वो पहले ही परेशान थे प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, और ऊपर से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, और अगर जो सैलरी मिल भी रही है तो भी वो पूरी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज 100 रुपए में जो कुछ आ सकता है अगले साल आपकी सैलरी 105 रुपए हो गई। लेकिन आज 100 रुपए में जो चीज आप खरीद रहे हो, अगले साल वो चीज आपको 120 रुपए में मिलेगी। तो 105 रुपए सैलरी होने पर भी आप गरीब हुए, आप और अमीर नहीं हुए। अगर 100 रुपए किलो आटा आज है और अगले साल 120 रुपए किलो है, और आपकी सैलरी अगले साल 105 हो गई है, तो भी आप 1 किलो आटा नहीं खरीद पाएंगे। आपकी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी आप आज से गरीब हो जाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है। इसीलिए डिससेटिस्फैक्शन लोगों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जॉब्स कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में एंगर बढ़ता चला जा रहा था। ऑपोजिशन पार्टियां, खासतौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टियां, सोशलिस्टिक पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टियों ने प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। और याद रखिएगा, ये जो प्रोटेस्ट हुए थे भारत के 1970s में, ये ज्यादातर स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे। ये किसने अंडरटेक किए थे? ये स्टूडेंट्स ने अंडरटेक किए थे। इंक्रीज इन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स एंड लेनिनिस्ट ग्रुप्स, एम एंड एल, एम एंड एल स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का क्या मतलब है?
कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया दिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक समय आएगा जब कैपिटलिज्म फेल हो जाएगा और लेनिनिज्म लेनिनिज्म दिया था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि जब ये कैपिटलिज्म फेल हो जाएगा तब एक वैनगार्ड पार्टी बनेगी, एक सिंगल पार्टी बनेगी और वो टेक ओवर करेगी पूरी कंट्री को और वो डिक्टेटर होगी और वो देश को चलाएगी। यही सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशंस ये दोनों लोगों ने मिलकर ये एमएलएन ग्रुप दे रहा था, ये सॉल्यूशंस हमारी डेमोक्रेसी के साथ मैच नहीं करते थे। ये दोनों सॉल्यूशंस तो यूएसएसआर के सॉल्यूशंस थे और हम यूएसएसआर वाली जो पॉलिटिकल मॉडल था हम उसको अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें जो हैं ये वॉयलेंस के थ्रू अडॉप्ट करनी शुरू की। यानी कि नक्सलवादी मूवमेंट जो है, नक्सलबाड़ी विलेज के अंदर नक्सलबाड़ी मूवमेंट जो है इस टाइम तक प्रोमिनेंट हो चुका था, आगे बढ़ चुका था। और वो कह रहे थे कि क्लासलेस, स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी को हम लोग बनाएंगे जिसमें कोई क्लासेस नहीं होंगे और अगर इसके लिए वॉयलेंस भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे। तो हर व्यक्ति भारत का किसी भी तरीके का जो वॉयलेंस है उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार था, एग्रेशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन वो सरकार को ये बताना चाहता था कि आपके राज के अंदर हम लोग दुखी हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो गई थी 1970s आते आते। दो स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए। पहली थी गुजरात और दूसरी थी बिहार। गुजरात के उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे चिम्मन भाई पटेल। और मैंने सुना है कहानियों में लोग कहते हैं चिम्मन भाई चोर, चिम्मन भाई पटेल नारे लगा करते थे। इनका कोई घोटाला सामने आया था तो लोग इनको गालियां दिया करते थे चिम्मन भाई को। ये बात कितनी सच है मैं जानता नहीं हूं बट मैंने स्लोगन्स पढ़े हैं, स्लोगन्स इनके खिलाफ। और माना जाता है कि ये सेंटर में थे, इसीलिए जब गुजरात में प्रोटेस्ट हुए तो अल्टीमेटली अपने ही पार्टी की सरकार जो थी, कांग्रेस की ही सरकार गुजरात में थी, उसको हटाकर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा। ये बहुत रेयरली होता है कि आपकी ही पार्टी की सरकार जो है वो स्टेट के अंदर है और आप तब भी सेंटर में भी आप हैं और स्टेट में भी आप हैं और तब भी आप स्टेट की सरकार को हटाकर प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाते हो धारा 356 के तहत। और अल्टीमेटली गुजरात में जब दोबारा चुनाव होता है तो कांग्रेस वहां पर बुरे तरीके से हार जाती है। इस आंदोलन को बोला जाता है नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात के इस आंदोलन को बोला जाता है नवनिर्माण आंदोलन और ये काफी हद तक सफल रहा था। जनवरी 1974 के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया गुजरात में। उनका जो टिपिंग पॉइंट था वो था कि अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जहां पर बहुत ज्यादा हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। और हॉस्टल की जो फीस बढ़ाई उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। और जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरे तो लोगों का सपोर्ट मिला और पूरा का पूरा राज्य जो है उसकी चपेट में आ गया। सेंटर में बैठी हुई कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा। और पूरी की पूरी जनता जो है वो उनके साथ आ गई, मेजर ऑपोजिशन पार्टीज उनके साथ आ गई और दिल्ली में बैठी हुई इंदिरा गांधी की सरकार को उन बच्चों के सामने झुकना पड़ा और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद वहां पर चुनाव कंडक्ट किए गए, स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। और ये जो प्रेशर कंडक्ट किया गया इसमें सबसे बड़ा रोल मोरारजी देसाई का भी था। अब आपने मोरारजी देसाई के बारे में कई जगह पढ़ा है। मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने उनको हटा दिया था, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार भी छोड़ दी थी और फिर वो ऑपोजिशन में चले गए थे और वो वहां से लगातार इंदिरा गांधी को टारगेट कर रहे थे। और उनकी यहाँ पर जीत होती है, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं जून 1975 के अंदर जिसमें कांग्रेस बुरे तरीके से हार जाती है। तो जो गुजरात का मूवमेंट था वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुआ था, काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था। कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर आ गई थी।
जो स्टूडेंट यूनियन थी और जो ऑपोजिशन पार्टीज थी। ऐसा ही एक मूवमेंट मार्च 1974 में बिहार में भी शुरू हुआ। ये जो मूवमेंट था, ये भी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब मुद्दों पर था। ये वाला मूवमेंट भी इन्फ्लेशन और करप्शन के मुद्दों पर था। तो ये मुद्दे जो हैं, वो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, ये मुद्दे कॉमन रहे थे। बिहार के एक चोटी के नेता थे जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जयप्रकाश नारायण, सर जेपी। तो जेपी साहब की बड़ी इज्जत थी। जेपी साहब जो हैं, जयप्रकाश जी, उनको जेपी बुलाने में मजा आता है, पूरे नाम में वो बात नहीं बनती। तो जेपी साहब जो हैं, जेपी गांधीयन थे। आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने गांधी के तरीके से, बड़े स्ट्रांग नेता थे। आज के टाइम में एक बात फैलाई जाती है कि गांधीयन कमजोर है। ऐसा नहीं है। असली गांधीवादी नेता सरदार पटेल और ये आपके जेपी, असली गांधी नेता जो है वो समय आने पर अपनी ताकत दिखाता है। गांधी नेता वही हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य हो और बहुत ज्यादा ताकत हो। जिसको जरा जरा सी बात पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, ऐसा व्यक्ति गांधी के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज के ज्यादातर नेताओं और आज के ज्यादातर जो लोग हैं वो गांधी का क्रिटिसिज्म करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी की जो हिम्मत है, गांधीयन लोगों की जो हिम्मत है, ये हिम्मत उस जमाने के लोगों में थी। आज के जमाने के लोगों में वो हिम्मत, वो ताकत है नहीं। इसलिए बेटर है कि गांधी को ही गलत ठहरा दिया जाए। तो ऐसे एक बहुत बड़े चोटी के नेता थे जेपी। जेपी गांधीयन फिलॉसफी को बिलोंग करते थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। देश की आजादी में उन्होंने भाग लिया और फिर भी उसके बाद भूदान मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सोशलिस्ट पार्टी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे। नागा पीस प्लान के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही अनेकों मामलों के अंदर उन्होंने ये दिखाया कि वो कितने बड़े चोटी के नेता हैं। और फिर एक सादा जीवन व्यतीत करने के लिए अपने गांव, अपने देश, अपने बिहार वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर जरूरत आन पड़ी उनकी, और स्टूडेंट्स ने जाकर ऑपोजिशन पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया कि जेपी साहब, देश की जनता, देश की जो सरकार है इस टाइम अंग्रेजों से अलग नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी बैठी हुई है ना, ये सुनती नहीं है ठीक वैसे जैसे अंग्रेज नहीं सुनते थे। इसको बहुत घमंड है जैसे अंग्रेजों को घमंड था। आप उठो, आपने अंग्रेजों को भगा दिया, ये कौन है, ये क्या चीज है? जेपी साहब पहले तो आनाकानी कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। लेकिन एक समय आया, स्टूडेंट्स ने उनको मना लिया, तो जेपी साहब ने कहा कि हम आएंगे और हम आपके ये जो प्रोटेस्ट आप करेंगे ना, हम इसके अंदर आपका साथ देंगे। एक बहुत फेमस नारा जो जेपी साहब ने दिया, नारा रामधारी सिंह दिनकर, हमारे हिंदी के सबसे बड़े कवियों में नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, ना रामधारी सिंह दिनकर जी का। और इनका एक बड़ी अच्छी कविता है, उसकी दो लाइनें ऐसी हैं, लास्ट की दो लाइन ऐसी हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जेपी साहब का जब भी नाम आता है, यही लाइनें दिमाग में आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यकीन मानिए, 1971 में प्रचंड जीत, 1972 में प्रचंड जीत, 10 साल भी राज नहीं कर पाई इंदिरा गांधी। जेपी साहब के मूवमेंट ने उखाड़ के फेंक दिया था इंदिरा गांधी की सत्ता को, और इंदिरा गांधी के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि लोगों ने फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन इस बार वो समझ चुकी थी लोगों की ताकत एक व्यक्ति की वजह से, एक गांधीयन की वजह से। तो इसीलिए तो गांधी का तरीका चलता है, हमेशा सरकारों के खिलाफ चलता है। तो जेपी वॉज इनवाइटेड, ज्वाइंट ऑन द कंडीशन ऑफ नॉन वायलेंस। जेपी ने कहा देख भाई, मुझे बुलाना है तो एक ही कंडीशन, गांधीवादी, नॉन वायलेंस चाहिए। कोई भी वॉयलेंस को रिजॉर्ट नहीं करेगा, किसी तरह का एग्रेशन नहीं चाहिए। आज हम दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट्स देखते हैं, वो गांधीवादी तरीका भूल चुके हैं। इसीलिए ज्यादातर 90% प्रोटेस्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते? तरीका गलत है। गांधी सिखा के गए थे कि सही तरीके का प्रोटेस्ट क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि सही तरीके का प्रोटेस्ट गांधीयन होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। लोगों ने बात सुनी,
और उनके प्रोटेस्ट्स को ज्वाइन किया, उनके साथ ज्वाइन किया। जेपी ने डिमांड किया, जेपी वर्सेस आईजी हो गया है, जेपी ने डिमांड किया है, जेपी डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा कांग्रेस का डिसमिसल होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? बिहार से होना चाहिए। जैसे गुजरात से डिसमिसल हुआ ना, वैसे ही बिहार से होना चाहिए। और उन्होंने संपूर्ण क्रांति की डिमांड की, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, मैंने क्वेश्चन भी डाला है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP, तीनों लेवल पर उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की डिमांड की। तीनों लेवल पर रेवोल्यूशन होना चाहिए और ट्रू डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है। डेमोक्रेसी कहीं नहीं जाएगी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के तरीके से हमारे को चेंज नहीं लेकर आना है। हमने डेमोक्रेसी हासिल की थी, हमें वही डेमोक्रेसी वापस चाहिए और असली डेमोक्रेसी वापस चाहिए। ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती चुनाव जीतकर सत्ता में बैठा हुआ है और वो ये कह सके कि वो राजा है, ऐसा नहीं। असली डेमोक्रेसी चाहिए। बंद, घेराव, स्ट्राइक, मतलब खूब हड़तालें होने लगी, बंद होने लगे, जगह जगह सड़कें जाम, चक्का जाम, इस तरह की सिचुएशन जो है वो देश में पैदा होने लगी। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन, बिहार की सरकार ने साफ मना कर दिया, हम तो नहीं रिजाइन करते भाई। तो इससे जो मूवमेंट था ये ऑल इंडिया कन्वर्ट होने की बात होने लगी। जेपी ने कहा कि हम इस मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाएंगे। और ऑल इंडिया जब ये मूवमेंट जाने की बात हो रही थी, ऐसे में 1974 के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में, इनफैक्ट हिंदुस्तान के ही इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक देखने को मिली। 1974 की रेलवे एम्प्लॉय स्ट्राइक। 17 लाख एम्प्लॉयज, दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं थे। 17 लाख एम्प्लॉयज एक साथ छुट्टी पर चले गए। 1975 के अंदर जेपी ने एक मूवमेंट करा, मार्च टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चलो, जैसे दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो, क्यों? सत्ता वहीं से चलती है। तो इन्होंने नारा दिया पार्लियामेंट चलो, सत्ता वहां से चलती है। तो सपोर्टेड बाय नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, बहुत सारी नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज ने उनको ज्वाइन किया। उन्होंने जेपी को, जेपी का जो मूवमेंट चल रहा था, जेपी को उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी है और एक तरफ जयप्रकाश नारायण है, और दोनों के बीच में कंपटीशन, और उन्होंने कहा कि हम लोग जेपी को सपोर्ट करते हैं। इंदिरा गांधी की टक्कर का एक बहुत बड़ा नेता वो लेकर आए थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो प्रोटेस्ट सीन एज एंटी कांग्रेस एंड एंटी आईजी। इन प्रोटेस्ट की एक खास बात थी जिसको इंदिरा गांधी ने भुनाया, यूज किया। क्या यूज किया? उन्होंने देखा कि परेशानियां इकोनॉमिक फ्रंट पर हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पर हैं, तो लड़ाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट होनी चाहिए, इसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट होनी चाहिए, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं घूम फिरकर लड़ाई का जो ऑब्जेक्टिव था वो एंटी कांग्रेस और एंटी इंदिरा गांधी होता जा रहा था। यानी कि आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है, लेकिन आप सिस्टम का नाम नहीं ले रहे हो। आप सिस्टम के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, आप बार बार उसको ब्लेम कर रहे हो कि तू गलत है। आप ये नहीं कह रहे हो कि तू अपना सिस्टम सही कर, आप कह रहे हो तू गलत है। अच्छा ये चीज तो ठीक थी, नहीं नहीं वो छोड़, तू गलत है। तो इस तरह की एक चीज जो है, इस तरह का एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ, इस तरह का एक थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी डेवलप होनी शुरू हुई, जो बाद में जाकर इंदिरा गांधी ने बहुत समझदारी से भुनाई भी थी। जब शाह कमीशन की रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में इमरजेंसी के जो गलत चीजें हुई थी उसके अगेंस्ट में जब कमीशन बना, तो ये चीज वहां पर काफी ज्यादा कॉमन थी, देखने को मिली कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ज्यादातर कांग्रेस के अगेंस्ट और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ज्यादातर इंक्लाइंड थे। अब ये दो पिक्चर्स आपकी बुक की हैं, ये तो हैं श्री जयप्रकाश नारायण, सबसे बड़े गांधीयन नेता उस जमाने के, और पीछे देखिए आप किस तरह की फोटोज लगी हुई हैं। क्रांति नजर आ रही है आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन की, एग्रीकल्चर की। तो 1902 से लेकर 1979 थे। जब यंग थे तो कार्ल मार्क्स को मानते थे, इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन था। इन्होंने नेहरू की कैबिनेट ज्वाइन करने से मना कर दिया था मतभेद के चलते।
इतने बड़े, इतने चोटी के नेता थे। 1955 में एक्टिव पॉलिटिक्स को क्विट कर दिया था, लेकिन गांधीयन बने रहे। भूदान मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने नागा रिबेल्स के साथ नेगोशिएशंस किया, पीस इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट किया कश्मीर में, और चंबल के डाकुओं से सरेंडर तक करवाया। यही बिहार मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे, और इमरजेंसी के सबसे बड़े नेता जो हैं वो यही थे, जयप्रकाश। जहां पिछला वीडियो पूरे तरीके से डेडिकेटेड था इंदिरा गांधी के लिए, एक हीरो के लिए, वहीं उस हीरो से भी एक बड़ा हीरो इस वीडियो के सेंटर में है। उसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। और बात करते हैं रेलवे स्ट्राइक की। तो 1974 के अंदर रेलवे स्ट्राइक हुई थी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मैन, रेलवे की एक कमिटी थी, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन करी थी, और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी थे, मिनिस्टर भी रहे थे। इन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई थी। जो डिमांड्स थी वो थी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, पेंशन्स के बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में। ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था, सैलरियां नहीं मिलती थी, बोनस नहीं मिलता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। ऐसे में वर्कर्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही थी, सैलरियां कांस्टेंट थी या कभी मिलती नहीं थी, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता चला जा रहा था। ऐसे में रेलवेज के लोगों ने बहुत बार डिमांड किया, लेकिन सरकार ने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। अल्टीमेटली जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में उन्होंने स्ट्राइक किया, अपने इश्यूज को रेज किया, एसेंशियल सर्विसेज जो है, जो उनको चाहिए उसके बारे में डिमांड की, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी स्ट्राइक को दबा दिया। एस्मा लागू कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या लागू किया? एस्मा। हमारे देश में जब एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई है वो बाधित हो जाए, तो देश की सरकार एस्मा का कानून जो है वो लागू कर सकती है। तो सरकार ने इनकी स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया। इनको 20 दिन के बाद अपनी स्ट्राइक वापस लेनी पड़ी। कुछ ज्यादा ये सरकार से मनवा नहीं पाए, कुछ ज्यादा बेनिफिट ये गेन नहीं कर पाए, लेकिन इनकी जो स्ट्राइक थी उसने सरकार को बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। सरकार को ट्रेनें जो हैं, ट्रेन्स जो हैं, वो पुलिस और आर्मी से चलवानी पड़ी थी। भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पैसेंजर लोग अपने घरों को नहीं जा पाए थे। पूरे देश में जो मूवमेंट है गुड्स की, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। इससे और ज्यादा इन्फ्लेशन और ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे देश को फेस करनी पड़ी थी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है इस वीडियो की। कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। जुडिशरी के साथ भी बहुत पंगा रहा इंदिरा गांधी सरकार का। क्या पंगा रहा? तीन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आए यहाँ पर। थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इमर्ज हुए। पहला क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकती है, मतलब वॉयलेट कर सकती है, मतलब कोई ऐसा कानून बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को काट सके? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि आम नागरिकों को ताकत दी गई है, संविधान में आम नागरिकों को ताकत दिया जाना, उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो क्या आम नागरिकों की ताकत को कम किया जा सकता है? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक दो केसेस ऐसे हुए थे, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस ऐसे हुए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकती है, वॉयलेट कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गोलकनाथ केस आता है, गोलकनाथ केस 1967 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, आप देश की जनता के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स को काटते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकते। दूसरा, पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी, जो लैंड रिफॉर्म्स हमारी देश की सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती थी, जो जमींदारों से लैंड छीन कर लोगों को देना चाहती थी, उसके ऊपर भी हमारे देश की जो सरकार है उसने जो कानून बनाया था उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। और पार्लियामेंट ने डीपीएसपी को बोला, यानी डीपीएसपी होता है सरकार की ताकत को बढ़ाने वाला, जबकि फंडामेंटल राइट्स होता है सरकार की ताकत को कम करने वाला। तो उन्होंने कहा कि डीपीएसपी को हम लोग फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्राथमिकता देंगे।
यानी जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, बाद में तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हट गया, लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तब भारत की सरकार ने जब इसके अगेंस्ट में कुछ कानून बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो यानी ऐसे बहुत सारे मैटर्स हुए। अच्छा, प्रीवी पर्सेस वाले केस में भी आपने देखा, नेशनलाइजेशन वाले केस में भी देखा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, ये जो गोलकनाथ केस था 1967 का, 1967 का गोलकनाथ केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार की बहुत सारी ताकतों को नकार दिया। इससे नाराज हो गए, इस पर्टिकुलर केस से नाराज होकर भारत सरकार ने 24th अमेंडमेंट किया, 25th अमेंडमेंट किया, 26th अमेंडमेंट किया, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को पलट दिया। यानी पहले सरकार ने फैसले लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, तो भारत की सरकार ने पूरा संविधान ही बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। तो एक भयानक लड़ाई जो है, वो सरकार की, पार्लियामेंट की, सरकार की, किसके साथ शुरू हो गई? जुडिशरी के साथ। हमारे देश की जुडिशरी एक तरफ और पार्लियामेंट एक तरफ, और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो तो ये जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, इस पूरे क्राइसिस का निपटारा हुआ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का फैसला हुआ 24 अप्रैल 1973 में। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बेंच, 13 जजेस का बेंच बैठा था, 13 जजेस का बेंच यहाँ पर बैठा था, और 13 जजेस के बेंच के सामने ये सारे मुद्दे जो आज तक चल रहे थे, वो सारे मुद्दे आए, और 13 जजेस के बेंच ने जो फैसला सुनाया, वो था बड़ा सिंपल। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, भारत की जो पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो पूछा गया कि जी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो कोर्ट ने कहा कि जब जब समय आएगा हम बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब चीज हमारे ही हाथ में रहेगी, जो फैसला हमें तुम्हारा ठीक लगेगा, हम ये कह देंगे कि ये फैसला ठीक है, और जो ठीक नहीं लगेगा, हम इसके नाम पर उस फैसले को बदल सकते हैं। 7-6 से ये फैसला दिया गया, और तब से भारत में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, वो इम्प्लीमेंट हो गई। अगर आप, वैसे तो ये जो केस है, इसका जो जजमेंट था, वो सैकड़ों पन्ने का था, बट एक नटशेल में अगर बात कही जाए, तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर भारत की जो सरकार है, वो केस हार चुकी थी। भारत की सरकार की नहीं चली थी, जुडिशरी ने थोड़ी सी अपनी टांगी ऊपर रखी। हालांकि जुडिशरी ने ये मान लिया कि पार्लियामेंट किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है, बट फिर भी उनका ये मानना था कि इसका ये मतलब नहीं है कि हर हिस्से को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट थी, उसने बेसिक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मूला दे दिया था। इससे हमारे देश की जो सरकार है, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो थोड़ी सी नाराज हुई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया? ये आखिरी दिन था, 24 अप्रैल 1973, जो उस टाइम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका कुर्सी पर बैठने का मतलब 1-2 दिन में उन्होंने रिटायर होना था, ये उनका आखिरी सबसे बड़ा जजमेंट था। तो ऐसे में सीनियर मोस्ट, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो अगले 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो तीनों सीनियर मोस्ट जजेस इस 7 में इंक्लूडेड थे। मतलब वो तीनों चीफ जस्टिस के बाद वाले जो 3 जज थे, उन्होंने फैसला सरकार के अगेंस्ट दिया था, और ये जो चौथा जज था, इसने सरकार के फेवर में फैसला दिया था। इनका नाम था मिस्टर A.N. रे। तो मिस्टर A.N. रे को भारत की सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया अगला, जिससे कि ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे, ये नाराज हो गए और इन्होंने रिजाइन कर दिया सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट। और ये हाइट था, ये पीक था
जहां पर इंदिरा गांधी और जुडिशरी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी, और रही सही कसर पूरी कर दी थी 1975 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने। अलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस। उन्होंने इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, जो वो चुनाव जीती थी 1971 में, उसी को कैंसिल कर दिया और इंदिरा गांधी को कहा कि मैडम, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं हो। बस 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने रह सकते हो, कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रह सकते हो, बट उसके बाद आपको जाना होगा। आप प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं हो, आपका चुनाव मैं अभी से स्थगित करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ये इतने सारे मैटर्स जो हुए, इनसे क्या क्या रिजल्ट निकला कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो देश की सरकार है, उसके बीच में बहुत ज्यादा तनातनी बढ़ गई। ये हमारी अगली स्लाइड, लास्ट स्लाइड है ये वाली, कॉन्टिन्यूटी में है जुडिशरी के साथ। तो जो पीपल क्लोजर टू इंदिरा गांधी थे, उन्होंने डिमांड किया कमिटेड जुडिशरी। यहाँ पर एक टर्म निकल कर आती है कि ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए हमारे देश में जो सरकार को फेवर करे, जो पार्लियामेंट को फेवर करे। हालांकि सरकार और पार्लियामेंट दोनों अलग अलग हैं, कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा यूज कर रहे हैं। तो पीपल क्लोजर टू इंदिरा गांधी डिमांडेड कमिटेड जुडिशरी। उनका ये मानना था कि जो जजेस होते हैं, उनको गवर्नमेंट के फेवर में फैसले करने चाहिए, गवर्नमेंट के फैसलों को उन्हें सही ठहराना चाहिए, ये उनका मानना था। और क्लाइमेक्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, वो यहाँ पर आता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उसने इंदिरा गांधी के 1971 का जो इलेक्शन था, सिर्फ इंदिरा गांधी का, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस का नहीं, इंदिरा गांधी का पर्सनल लेवल पर उसको इनवैलिडेट कर दिया। कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने, ये माना जाता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनको पावर्स दी हुई थी, उन पावर्स को यूज करते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। मतलब चुनाव के अंदर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को यूज करते हुए उस चुनाव को उन्होंने जीता था। तो इस वजह से ये जो फैसला है, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो आइए इसके बेसिस पर हम आज के कुछ एक क्वेश्चंस जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीयूईटी के हिसाब से, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टेंशन अराइज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी ड्यूरिंग दिस पीरियड? गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में टेंशन क्यों बढ़ी? जुडिशरी अपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट्स फाउंड सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जुडिशरी सपोर्टेड ऑपोजिशन मूवमेंट्स? नहीं, जुडिशरी ने ऑपोजिशन मूवमेंट्स के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कोर्ट्स डिमांडेड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब बी है। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी व्यूड द जुडिशरी प्राइमरली एज एन ऑब्स्टेकल टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिस देश के अंदर दो सरकारें हों, सेंटर की और स्टेट की, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे यूएस में फेडरल स्ट्रक्चर है, कनाडा में फेडरल स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रेलिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कोर्ट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। प्रो पुअर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट? यस, ये जवाब हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि जुडिशरी जो है इसके अगेंस्ट काम कर रही है। या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। डिस्पाइट 1971 मैंडेट, इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया improved significantly? नहीं। remained largely unchanged? नहीं। लार्जली अनचेंज्ड, कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि हाँ, लार्जली अनचेंज्ड रही। इम्प्रूव्ड ओनली इन रूरल एरियाज? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डिटीरियोरेटेड शार्पली ऑन मल्टीपल फ्रंट्स? ये बिल्कुल सही जवाब नजर आता है। रिमेन लार्जली अनचेंज्ड ऐसा नहीं है, लेकिन डिटीरियोरेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हुआ, तो इस वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस को हम कह सकते हैं कि वो खराब हुई। विच टू ग्लोबल डेवलपमेंट्स एग्रावेटेड इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? क्या डब्ल्यूटीओ के सैंक्शंस थे? डब्ल्यूटीओ सैंक्शंस नहीं लगाता, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली सैंक्शंस लगाता है। आईएमएफ के लोन्स? नहीं, उस टाइम पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यूएस ने एड को स्टॉप कर दिया था और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया था, ये सच है। करेंसी डिवैल्यूएशन एंड ट्रेड एम्बार्गो? नहीं, ये पूरे तरीके से सही नहीं है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं, ऐसा नहीं है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के अंदर आया था, तो ये सही नहीं होगा। तो इसका जवाब होगा बी।
The years 1973-74 in India were marked by decline in inflation and unemployment. नहीं, ऐसा नहीं है. High prices, inflation and unemployment, ये सही जवाब है. Rapid industrial growth नहीं. Agricultural surplus नहीं. तो ये जो तीनों हैं, ये तो प्लस में है, ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन उस टाइम पर तो बुरी चीजें हो रही थी. हाई प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और लास्ट है जेपीज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन. संपूर्ण क्रांति की डिमांड की जेपी ने. किस तरह की संपूर्ण क्रांति? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में. बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल रेवोल्यूशन जो डिमांड किया था वो केवल एक फ्रंट पे नहीं था, केवल पॉलिटिकल नहीं था. जेपी ने कहा कि केवल पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी को चेंज कर दोगे कोई और आ जाएगा, वो भी ऐसा ही होगा तो क्या करोगे. इसलिए जो चेंज चाहिए वो समग्र चाहिए, सबको इंक्लूड करता हुआ चाहिए. ऐसी डिमांड जो है जेपी ने की थी, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड. तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तक के लिए जय हिंद.